हम डॉक्टर भारती द्विवेदी आज हम सब हेगल के दर्शन पर विचार विमर्श करेंगे। हेगल के दर्शन में एक बहुत विशेष बात है कि उनका ये सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि जो अंतर्विरोध होता है, उसी में प्रकृति की सारी संभावनाएं निवास करती हैं। उनका ये कहना था कि जो संसार है उसमें जितने भी अंतर्विरोध हैं, वही सारे अंतर्विरोध इस संसार की प्रत्येक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे बीज होता है, उसके अंदर एक अपनी क्षमता होती है और उस क्षमता का आभास उसे होता है जब वो उस अंतर विरोध पर विजय प्राप्त करता है। यानी जो उसके विरोधी जो भी गुण उस बीज में होते हैं, उसको पल्लवित ना होने वाले, उनसे वो जब संघर्ष करता है, एक अंतर विरोध करता है, तो स्वयं का विरोध करने के बाद जब स्वयं से ऊपर उठने की एक अंतः प्रेरणा जब जन्म लेती है, तो बीज प्रस्फुटित होता है। यानी अंतर विरोध के बिना किसी भी प्रकार का जीवन, विकास या उत्पत्ति संभव नहीं है। तो एक ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत हेगल का है, जहाँ से हम इस दर्शन शास्त्र की विधा का शुरुआत करना चाहेंगे। हेगल के अनुसार क्या था कि दर्शन शास्त्र का जितना भी कार्य है, उस कार्य का प्रमुख जो आधार है वो है बुद्धि संगत होना। यानी जितनी भी चीजें हैं, जो भी अनुभव हैं, जो भी हमारे क्षणिक या संयोगिक हम कार्य देखते हैं या सार देखते हैं, उन सभी का जो आधार है वो बुद्धि संगत है। जितनी भी गतिशीलता है, जितने भी नियम हैं, उन सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वे सभी बुद्धि संगत हैं। यानी जो गृहीय व्यवस्था है वो भी बुद्धि संगत है। जो जीव का जो जीवन है, मतलब जो जीव व्यवस्था है, वह भी बुद्धि संगत है। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, वे सारे के सारे एक प्रयोजन के साथ हो रहे हैं, एक अर्थ के साथ हो रहे हैं। चूंकि जो वास्तविकता है मूल रूप से वह बुद्धि संगत है, अतः जो चिंतन और विचार है वो भी एक अनिवार्य एक तार्किक प्रक्रिया है। यानी हम चिंतन के द्वारा, एक तार्किक प्रक्रिया के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शन शास्त्र का यह कार्य है कि दर्शन शास्त्र उन नियमों को अनिवार्य रूपों से समझे जिसके अनुसार हमारा विवेक कार्य कर रहा है। उनका ये कहना था कि इस आधार पर अगर हम देखें तो तर्क शास्त्र और तत्व मीमांसा एक ही होंगे, लेकिन सब एक के बाद भी कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सारी चीजें चलती रहती हैं, एक गतिशीलता है, एक क्रम है, और यही गतिशील वास्तव में विकास की प्रक्रिया है। और विकास की जो प्रक्रिया होती है, प्रारंभ में वो अविकसित होती है, अभिन्न होती है, लेकिन जब वो विकसित होती है तो उसमें अंतर आता है ना? कोई भी चीज होती है, जब वो अपनी विकास वाली स्थिति में होती है तो उसमें एक अंतर आता है। और यह अंतर कब आता है? जब वह वस्तु या वह चीज या वह विचार अंतर विरोध की प्रक्रिया से गुजरता है, एक विभाजन और भिन्न स्वरूप में अपने विरोधी रूप से हटकर अपना एक एकताबद्ध, ठोस और विशिष्ट रूप प्राप्त करता है। यानी विविधता में एकता का जब तक रूप नहीं आ जाता, तब तक हमारा यह उच्चतर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी संभावनाएं होती हैं वह हमारे हमारे अंदर अंतर्निहित होती हैं, लेकिन जब उच्चतर रूप में वह संभावनाएं आती हैं तो वह सुस्पष्ट हो जाती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो पूर्व अवस्था में रहती है, वह अपने उच्चतर अवस्था में लुप्त हो जाती है, लेकिन वह सुरक्षित रहती है हिडन वे में, एक छुपे हुए स्वरूप में, वो संभावना रूप में एक छुपी रहती है। परंतु उसे जब हम उच्चतर अवस्था में लेकर जाएं तो उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हीगल ने एक जर्मन शब्द दिया है, जिसको उन्होंने कहा है ऑफ गेबन। इस शब्द के आधार पर वो व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक चीज में विपरीतताओं से होकर गुजरने की एक प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा है? द्वंदात्मक प्रक्रिया, जो उनके दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सबसे विशेष बात है कि हेगल ने जितने भी अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक थे, उन सबके जो भी महत्वपूर्ण दर्शन थे, विधाएं थी, उनका संयोग अपने दार्शनिक विधा में किया है। इनकी प्रमुख जो पुस्तक है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिक साइंसेस,
इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि एनसाइक्लोपीडिया में इन्होंने सभी दार्शनिक विधाओं का, जो कि जिनसे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे, उनका इन्होंने संगम किया है उसमें। इसके बाद इन्होंने द फिलॉसफी ऑफ राइट, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और साइंस ऑफ लॉजिक, इस प्रकार की कई पुस्तकों की रचना की। ये कहा जाता है कि जो साइंस ऑफ लॉजिक है वो इन सब में सबसे ज़्यादा क्लिष्ट ग्रंथ है, और इसके विषय में शोपेनहावर ने ये भी कहा था कि कभी भी मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ नहीं पाया। विशेषता क्या थी कि हेगल ने जितने भी अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक थे, उनके सभी विधाओं का गंभीर अध्ययन किया था और उनमें कुछ ना कुछ सत्य पाया था, और उन सभी को कलेक्ट करके उन्होंने एक सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया। तो ये कहा जा सकता है, एक युक्ति कही जाती है कि हेगल से पूर्व जितने भी दार्शनिक हैं, वो लिस्पिंग हीगल हैं, यानी एक तुतलाने वाले हेगल के समान थे, क्योंकि हेगल ने जितनी भी कमियां थी दार्शनिक विधाओं में, उनके पूर्ववर्ती दार्शनिकों के दार्शनिक चिंतन में, उनको दूर करके एक शीर्ष बिंदु तक पहुंचाने का कार्य भी किया है। अब हम देखते हैं कि हेगल के जो दार्शनिक प्रणाली है, उसमें 3 विषय प्रमुख हैं। पहला है लॉजिक, यानी कि तर्कशास्त्र। दूसरा है फिलॉसफी ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति विज्ञान। और तीसरा है फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट, यानी आत्मविज्ञान। हम इनके दर्शन को समझने के लिए द्वंद्वात्मक न्याय से प्रारंभ करते हैं। हेगल के दर्शन में द्वंद्व न्याय सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है, और देखा जाए तो ये पाश्चात्य दर्शन में अगर आपने पढ़ा हो तो ये बहुत पुरानी प्रणाली है। यहाँ तक कि जो जैनों का दर्शन है उसमें भी जो ये द्वंद्वात्मक प्रणाली है, इसको तार्किक की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि माना गया है, जिसका एक ही मुख्य कारण होता था, मतलब उद्देश्य एक होता था कि किसी भी प्रकार अपने विरोधी को परास्त करना। और कांट के दर्शन में हम लोगों ने सबसे पहले इस द्वंद्व न्याय को दार्शनिक विधि के रूप में देखा। उन्होंने इस बात का इसका प्रयोग किया है, और कांट के अनुसार जो द्वंद्व न्याय है, इसके द्वारा बुद्धि 2 निष्कर्षों पर पहुंचती है, पक्ष और विपक्ष हम पढ़ चुके हैं, यानी खंडन और मंडन। मतलब इसका ये है कि तत्व के स्वरूप का जो निर्णय है वो द्वंद्व न्याय से नहीं हो सकता। इससे 2 विरोधी निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, परंतु यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि इससे नहीं हो सकती। लेकिन हेगल ने कहा कि तत्व के स्वरूप का निर्णय हम द्वंद्व न्याय से कर सकते हैं, यानी द्वंद्व न्याय केवल विवाद की विधि नहीं है, और ना ही इसमें पक्ष और विपक्ष का समर्थन से संदर्भित है, लेकिन ये इसके द्वारा हम एक निर्णायक कथन तक भी पहुंच सकते हैं। यानी किसी भी बात का सिर्फ खंडन या मंडन ही नहीं हो सकता, बल्कि उसमें एकता का भी समावेश हो सकता है, उसमें समन्वय का भी समावेश हो सकता है, और यही पक्ष विपक्ष जो है, ये हमें परम तत्व के प्रति भी निर्णायक ज्ञान प्रदान कर सकता है। यानी हेगल परम तत्व के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। जो हेगल का द्वंद्व न्याय है, इसमें निषेध का जो विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निषेध यानी नेगेशन, इसमें जगत का विकास संदर्भित है, और इसमें एक शक्ति भी है, ऐसा मानना है हेगल महोदय का। उन्होंने कहा है कि निषेध का अर्थ वास्तव में क्या होता है, विरोध करना, यानी किसी भी तथ्य का, तत्व का, विचार का, वस्तु का हम साधारणतः विरोध करते हैं। तर्कशास्त्री क्या करते हैं, उनके अनुसार तत्व के निर्णय के लिए जो तादात्म्य का नियम होता है वो आवश्यक है, विरोध का नियम आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ हेगल क्या कहते हैं कि तत्व निर्णय के लिए तादात्म्य की अपेक्षा विरोध का जो नियम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका ये भी मानना है कि जो विरोध होता है वही जीवन का स्रोत होता है, वही परिवर्तन का आधार होता है, और वही विश्व के विकास का प्राण होता है। यानी निषेध के बिना हम विश्व के विकास की व्याख्या नहीं कर सकते। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, 3 बातों को उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जो द्वंद्व न्याय है, इसमें पक्ष विपक्ष के अलावा भी एक तीसरी तथ्य है, इसको उन्होंने त्रिक रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि जो त्रिक विकास है, यही संपूर्ण जगत के, यहाँ तक कि परम तत्व की व्याख्या करने में भी समर्थ है। पहला उन्होंने कहा पक्ष, यानी थीसिस। दूसरा उन्होंने कहा प्रतिपक्ष, यानी एंटीथीसिस, अपने द्वंद्व न्याय में की है, और उन्होंने कहा है कि इसी के आधार पर विश्व विकास की व्याख्या संभव है।
यहाँ पर उन्होंने विकास के त्रिक स्वरूपों को स्वीकार किया है और ये भी कहा है कि संसार के विकास की प्रक्रिया के साथ साथ परम तत्व की व्याख्या भी हम इन त्रिक स्वरूप के आधार पर कर सकते हैं, है ना। अब हेगल का मानना था कि एक और अनेक की समस्या जो है वो उसका समाधान कैसे होगा, उसका समाधान समन्वय सिद्धांत के द्वारा होगा, यानी लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अपोजिट्स। जैसे हम कहते हैं कि एक और अनेक विरोधी हैं, मतलब एक और अनेक दोनों आपस में विरोधी तत्व हैं, लेकिन हेगल कहते हैं कि विरोधों का जो समन्वय होता है वही समपक्ष यानी सिंथेसिस में होता है। भाव और अभाव यानी बीइंग और नॉन बीइंग दोनों ही विरोधी हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया है कि जब हम किसी वस्तु के भाव के विषय में सोचते हैं तो उसका भाव जब हमने सोचा तो उसके सारे गुण हैं वो अभाव के बराबर होते हैं, यानी दोनों में एक तादात्म्य संबंध होता है और ये संबंध समन्वय यानी बिकमिंग यानी संभवन के अंतर्गत एकाकार हो जाता है। इसको अपन अलग अलग निरपेक्ष, ये पूर्णतः निरपेक्ष विज्ञान है और इसकी उपलब्धि हमें तार्किक विश्लेषण के द्वारा होती है और हेगल ने कहा कि जो ये पक्ष है इसी के अनुसार परम तत्व की युक्ति भी संभव होती है। जैसे हमने कहा कि यह मेज हरी है, या फिर हमने कहा कि ये मेज लाल है, या हमने कहा कि ये मेज सफेद है। हमने मेज को रंग के आधार पर मेज की सत्ता का भान किया, लेकिन अगर हम इस विशेषण को निकाल देते हैं, यानी हम उसका हरापन निकाल दें, उसका लालपन निकाल दें या उसका सफेदपन निकाल दें, तो हमने क्या कहा कि ये मेज है ना। यहाँ पर हमने विशेषणों को हटा दिया, तो क्या बचा, सत्ता बची कि यह मेज है। मेज एक शुद्ध सत्ता है और उसका अस्तित्व है। हेगल ने कहा कि ये जो सत्ता है, जो ये जो शुद्ध सत्ता है, यही पूर्ण सत्य है, यानी यही बीइंग है। मेज में हमने सभी प्रकार के विशेषणों को जब निकाल दिया तो उसकी वास्तविक सत्ता को हमने उसका हम निषेध नहीं कर सकते। मेज नहीं है, इसके अस्तित्व का निषेध नहीं किया जा सकता, इसलिए अस्तित्व को हेगल ने पहला तत्व या परम तत्व माना है और यही शुद्ध भाव है और यहीं से हम देखते हैं कि गुणों या विशेषणों का निषेध करके हम सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष अभाव या निषेध है, इसे हम असत्य कहते हैं और इसकी उपलब्धि हमें सत्य के निषेध से होती है, यानी जब कोई सत्य है उसका हम निषेध करते हैं, विरोध करते हैं, तब हमें प्रतिपक्ष की प्राप्ति होती है। दोबारा हम इसी उदाहरण को लेते हैं कि यह मेज लाल है, हरी है, सफेद है। इस वाक्य से हम अगर लाल पीले का निषेध करने से जो शुद्ध अस्तित्व पर पहुंचते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो शुद्ध अस्तित्व है या जो भाव है वहां पर सभी गुणों का अभाव शामिल है, यानी भाव और अभाव, सत्य और असत्य, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। किसी भी वस्तु के भाव को बतलाने का मतलब है कि हम उसके अभाव का निषेध कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये ऐसा है, यानी उसका जो अभाव है उसका हम निषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पर निषेध का नियम शामिल है, जो कि ये क्या है, ये असत का निषेध है। तो असत का निषेध करने के बाद हमको सत्य की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जब कोई भाव हम बोलते हैं तो उसका जो विरोधी गुण है उसका अभाव होगा, उस अभाव को हम निषेध कर रहे हैं, यही हमको सत्य की प्राप्ति कराता है। अब जब हम भाव और अभाव इन दोनों का ही अध्ययन करते हैं और दोनों को ही विरोधात्मक मानते हैं, तब हम आते हैं समन्वय यानी सिंथेसिस में। यह सबसे शुद्ध सत्ता है और यहाँ पर असत का जो अभाव है या निषेध है, उसमें किसी भी वस्तु की शुद्ध सत्ता है वो उसके गुणों में बदल जाती है। जैसे भाव और अभाव में एक गुण होता है परिवर्तन, और ये जो परिवर्तन होता है ये हमको कहाँ ले जाता है, समन्वय में ले जाता है। जब भाव और अभाव दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक समन्वय की स्थिति उत्पन्न होती है और यह समन्वय ही विज्ञान का एक मूर्त रूप है। जाति का जो एक सामान्य जाति होती है, एक सामान्य तथ्य होता है, उसका एक ही विशेष रूप है, ये उसका व्यक्तिगत रूप है, और सामान्य की एक विशिष्ट
प्रतीति है, एक आभास होता है। और विश्व के जितने भी पदार्थ हैं वो इसी समन्वय के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हेगल ने कहा कि पक्ष, विपक्ष और समन्वय, इन तीनों का क्रम हमेशा चलता रहता है और इसी से वस्तुओं का विकास भी चलता रहता है। समन्वय का कभी भी अंत नहीं होता। समन्वय से एक समन्वय बाद में एक पक्ष में परिवर्तित हो जाता है, फिर उसका विपक्ष उत्पन्न होता है और अंत में फिर दोनों ही समन्वय में समाहित हो जाते हैं। इस तरीके से पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय का जो क्रम है वह चलता रहता है और तत्व का यही एक विशिष्ट रूप है। पहला अभेद है, दूसरा भेद है और तीसरा दोनों का सम्मिलित रूप है। ये जो भेद और अभेद है ये विशिष्ट रूप है। हेगल का कहना था कि द्वैत जो है और अद्वैत, ये दोनों ही बातें अपूर्ण हैं। उनके अनुसार जो विशिष्टाद्वैत है वही पूर्ण है, क्योंकि इसमें अभेद पूर्वक भेद भी है या फिर भेद पूर्वक अभेद भी देखते हैं। जैसे किसी भी वस्तु की जब उत्पत्ति होती है तो उसमें कोई भाव भी होता है, कोई ना कोई भाव होता है, कोई ना कोई विशेषण, कोई ना कोई गुण होता है, और उसमें अभाव भी होता है। और बाद में विकास की प्रक्रिया में जब वो वस्तु आगे प्रगति करती है, क्योंकि हमने आपसे कहा कि उच्चतर अवस्था तक वस्तु पहुंचती है, निम्न से उच्चतर विकास क्रम रहता है, यही परिवर्तनशील विकास की प्रक्रिया है। तो पक्ष, प्रतिपक्ष और उसके बाद इन दोनों का समन्वय होता है सिंथेसिस में, है ना। ये भाव का निषेध ही अभाव है और किसी भी वस्तु की उत्पत्ति उस वस्तु का शुद्ध रूप है और उसके विरोधी रूप दोनों का सम्मिलित रूप है। और यही हेगल का विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। यहाँ पर हेगल का कहना है कि पक्ष, प्रतिपक्ष और समन्वय यही त्रिक विकास है और इसका पहला जो आधार है वो होता है मंडन। ये किसी वस्तु की शुद्ध सत्ता है। जब हम किसी बात का मंडन करते हैं तो वो उसकी शुद्ध सत्ता है। लेकिन उसका जो दूसरा चरण है वो है खंडन, यानी प्रतिपक्ष। ये क्या करता है, ये जो पहला पक्ष है, जो पहला तथ्य है, उसका निषेध करता है, उसका खंडन करता है। और उसका खंडन करने के बाद फिर उसका प्रत्येक खंडन का मंडन और प्रत्येक मंडन का खंडन, ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि तीसरा चरण यानी कि समन्वयन का प्रभाव नहीं आता। जैसे ही समन्वय प्रक्रिया शामिल होती है तो उसका पक्ष, प्रतिपक्ष पूर्णतः पूरक विकास की प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। हेगल के अनुसार जो संपूर्ण विश्व है वो इसी सत्य, असत्य और समन्वय का ही स्वरूप है। हम सभी अभी अपने एक क्रमिक विकास क्रम में हैं। जो विकास के तीनों चरण हैं ये संसार की सभी वस्तुओं की उत्पत्ति में लागू होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं की उत्पत्ति द्वंद्व मूलक है। हम किसी भी वस्तु को ले लें जिसकी सत्ता ना हो तो वो सत्ता जो होगी वो हमारे ज्ञान का प्रारंभ होगी। जैसे हमने कहा कि एक शुद्ध सत्ता है, सर्वव्यापक है, सर्वाधार है, लेकिन शुद्ध सत्ता तो केवल कल्पना है, क्योंकि अगर हम उसमें गुण नहीं बताएंगे, भाव नहीं बताएंगे तो फिर तो ये तो कल्पना मानी जाएगी। तो शुद्ध सत्ता का ज्ञान हमें कैसे होता है, किसी धर्म के माध्यम से होता है, किसी गुण के माध्यम से होता है। तो जो जिन गुण के माध्यम से हमको सत्ता का ज्ञान हो रहा है या जिस धर्म के माध्यम से हमें उस सत्ता का ज्ञान हो रहा है वो धर्म के लिए वो धर्मी का ज्ञान आवश्यक है। यानी धर्म है वो धर्मी में बदल जाता है और धर्म का धर्मी में परिवर्तन ही समन्वय है। हेगल का जो विकासवाद है उनका एक अपना आधार है, उनकी कुछ मान्यताएं हैं। उन्होंने इसमें कहा कि सबसे प्रमुख है लॉ ऑफ निगेशन, यानी निषेध का नियम। निषेध के कारण हम किसी भी वस्तु का निर्धारण कर सकते हैं और ये निषेध ही है, मतलब एक प्रतिपक्ष ही है। किसी वस्तु के बारे में निषेध करना ही संपूर्ण विश्व का प्राण है। जब पक्ष का निषेध होता है तभी समन्वय होता है और तभी विकास की प्रक्रिया आती है, उच्चतर स्वरूप में आती है। तो हेगल के अनुसार निषेध के कारण ही पक्ष जो है वो विपक्ष में बदल जाता है, भाव जो है वो अभाव में बदल जाता है। यानी निषेध का क्या हो गया, निषेध हमारी गति का आधार हो गया, निषेध हमारे विकास का कारण हो गया और निषेध हमारे उत्पत्ति का
सोर्स हो गया। यानी उनकी एक बहुत प्रमुख एक युक्ति है कि निषेध जो है वो गुणों का सूचक होता है। निगेशन इज डिटर्मिनेशन। जबकि स्पिनोजा ने बिल्कुल इसका विपरीत कहा था। उन्होंने कहा था कि गुणों का निर्धारण तो वस्तु का निषेध होता है, यानी डिटर्मिनेशन इज निगेशन। जबकि हेगल कहते हैं कि बिल्कुल उलट, इसके बिल्कुल उलट वो बात कहते हैं कि निषेध ही गुणों का सूचक है। जैसे हम कोई किसी बात का जब निषेध कर रहे हैं, अभाव कर रहे हैं, यानी उस भाव का खंडन कर रहे हैं, तो वो खंडन करना ही उस गुणों का सूचक है कि वो गुण हैं। इसका सूचक उसका निषेध है। अब कई दार्शनिकों का ये कथन है कि जो हेगल का विकासवाद है उसमें विरोध का नियम है, यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। हेगल के विकासवाद में बीइंग और नॉन बीइंग, यानी भाव और अभाव, इनमें एक तादात्म्य संबंध है। और विरोध के नियम के अनुसार भाव और अभाव नियम में तादात्म्य का संभव ये जो संबंध है ये नहीं हो सकता। यहाँ हेगल का उत्तर ये होता है कि जो शुद्ध भाव है और जो शुद्ध अभाव है ये वास्तव में एक ही है। उनका विरोध का समन्वय है। उन्होंने अपने दर्शन में एक विरोध का समन्वय स्थापित किया, यानी आइडेंटिटी ऑफ अपोजिट्स का उन्होंने स्थापना की है। किसके आधार पर? सिंथेसिस के आधार पर, समन्वय के आधार पर। और इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि एक और अनेक का समन्वय होता है। एक का विरोधी जरूर है अनेक, लेकिन अनेक का विरोधी एक होने के बाद भी दोनों विरोधों में तादात्म्य है। यह निषेध के नियम के अनुसार इनका समन्वय संभव है। मतलब उनका ये कहना था कि अगर हम ये बोलें कि ए इज इक्वल टू ए बराबर है, तो उनका कहना था कि नहीं, ए इज इक्वल टू माइनस ए, यानी 1 इज इक्वल टू -1, दोनों में ही तादात्म्य संबंध है। इस प्रकार तादात्म्य का नियम तथा निषेध का नियम, इन दोनों नियमों का स्वरूप हेगल के दर्शन में बिल्कुल अलग तरीके से हमको देखने को मिलता है ना? इसके बाद हम पढ़ते हैं हेगल का प्रकृति दर्शन, फिलॉसफी ऑफ नेचर। ये उनका एक दूसरा दार्शनिक विधा है। इसमें उन्होंने प्रतिपक्ष के जरिए इसका इन्होंने सिद्ध किया है। उनका ये कहना है कि विज्ञान से वस्तुओं की सृष्टि का स्वरूप हम देखते हैं और संपूर्ण सांसारिक वस्तुओं की सृष्टि भी हम बताते हैं। और ये जो अमूर्त विज्ञान है यही शुद्ध सत्ता है और यही भाव है। और ये जो सामान्य है ये जाति रूप है। एक सामान्य जो तथ्य होता है या विशिष्ट से अलग एक जो सामान्य तथ्य होता है वह जाति रूप है, और उसमें विशेष या व्यक्ति का रूप धारण करने की क्षमता रहती है। उस सामान्य में विशिष्टीकरण का रूप धारण करने की क्षमता भी रहती है। उन्होंने कहा कि विज्ञान अपने आप में अमूर्त रूप में नहीं रह सकता। अमूर्त में निहित है, और अपने अंतर्निहित मूर्त रूप की जो अभिव्यक्ति है वो उसी आधार पर प्रकृति का निर्माण होता है। यानी मूर्त रूप में अभिव्यक्त करके जो विज्ञान है वो बाह्य प्रकृति का रूप धारण करता है। अगर हम इसको संक्षेप में समझें तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति आंतरिक विज्ञान का एक बाहरी रूप है। जैसे तर्कशास्त्र में पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है और समन्वय होता है। इस त्रिक रूप से हेगल एक प्रत्यय या एक विज्ञान जगत की व्याख्या करते हैं। उसी प्रकार एक जो प्रकृति दर्शन है उसमें भी पक्ष होता है, प्रतिपक्ष होता है और समन्वय के आधार पर अमूर्त विज्ञान या शुद्ध विज्ञान अपने प्रकृति में के आधार पर प्रस्तुत होता है। इसमें उन्होंने कहा कि स्पेस मतलब जो दिक् है वो पक्ष है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी साधन हैं, अनंत चीजें वो इस दिक् के अंदर ही हैं। इस दिक् यानी स्पेस में है। दिक् के ही कारण वह वस्तु है, मतलब दिक् ही उनका परिणाम है, दिक् के कारण ही वो है। और ये दिक् बिल्कुल अपने आप में रिक्त है, खाली है और अमूर्त है। और सबसे विशेष बात है कि शुद्ध विज्ञान के समान इसका कोई भी स्वरूप नहीं है, दिक् का कोई स्वरूप नहीं है। ये प्रकृति का सबसे पहला आधार है, सबसे पहला अंश है, और सबसे पहला होने के कारण ये सबसे निम्न स्तर पर विद्यमान है। और इसका जो उच्च स्तर है वो क्या है? वो है आत्म जगत। यहाँ पर उन्होंने सृष्टि के विकास क्रम की व्याख्या भी की है।
उनका ये कहना है कि जो दिक् है वो एक निम्न स्तर पर विद्यमान है और ये अपनी प्रगति करके उच्च स्तर पर पहुंचता है। जो उच्चतम स्तर है उसको हम क्या कहते हैं? आत्म जगत कहते हैं। प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं वो इन्हीं दोनों के बीच में है। यानी दिक् को वो उन्होंने विज्ञान का विरोधी कहा है। और विज्ञान क्या है? ये मानसिक प्रत्यय है। और दिक् क्या है? ये एक बाह्य वस्तु है। यानी जो विज्ञान का जगत है वो आत्म जगत है और जो दिक् का जगत है वो एक विषय जगत है। इसमें उन्होंने कहा कि 3 रूप कौन से हैं प्रकृति के? जड़ रूप है, रासायनिक रूप है और तीसरा प्राण रूप है। जड़ रूप है जो जड़ जगत होता है, जड़ जगत ये वास्तव में पक्ष है और ये गति का आधार है। पक्ष ही गति का आधार होता है और इसमें ये यांत्रिक जगत है। यहाँ पर चेतना का बिल्कुल भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। यहाँ चेतना का पूर्णतः अभाव है। यानी जो जड़ जगत है इसमें चेतना नहीं है। अब इसको हम पक्ष कहते हैं। जड़ जगत, पक्ष, चेतना का अभाव, गति का आधार, है ना? ये बातें समझ आई। इसके बाद दूसरी बार आता है प्रतिपक्ष, जो कि रासायनिक जगत है। इसमें थोड़ी सी चेतना होती है और ये चेतना हमें किस रूप में दिखाई देती है? जैसे प्रकाश है, ताप है। इस प्रकार जो हम चीजें देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि थोड़ी सी विकसित चेतना है जो कि जड़ जगत यानी पक्ष का भाव का निषेधक के रूप में है और ये अभाव है। पक्ष हमने समझा, प्रतिपक्ष हमने समझा। इसका समन्वय जो कि अपनी विकास की उच्चतर सीमा है। तो निम्नतर सीमा से उच्चतर सीमा में क्या है? समन्वय है। तो पक्ष और प्रतिपक्ष का जब समन्वय होता है तो समन्वय किस रूप में हुआ? ये हुआ हमारा प्राण रूप में। ये समन्वयात्मक रूप है और यह प्राण रूप क्या है? ये वनस्पति जगत है। पशु जगत में प्राण है, चेतना भी है और इस जगत में संवेदनाएं भी हैं। और इसी जगत का जो सबसे विकसित रूप है, जो उच्चतम विकसित रूप है, वो क्या है? आत्मगत चेतना, यानी कि मानव जगत को हम इसमें शामिल करते हैं। तो हेगल के अनुसार जितने संपूर्ण जगत है, जो प्रकृति दर्शन उनका है, उसमें उसके विकास के 3 स्तर हैं। पहला है यांत्रिक जगत, एक मैकेनिक्स। इसमें ये सबसे पहला स्तर है जिसमें चेतना है वो सोई हुई सुप्तावस्था में रहती है। ये जड़ जगत है और ये पूर्णतः यांत्रिक नियमों से ही परिचालित होता है। इसमें एक विकास होता है, गति होती है। आश्चर्य की बात है कि यांत्रिक है, गति भी है, परंतु चेतना नहीं है। और ये पहला आधार है, सर्वप्रथम आधार है यांत्रिक जगत। दूसरा है भौतिक जगत, फिजिक्स। ये विकास का दूसरा आधार है। इसमें ग्रह नक्षत्रों को हम शामिल कर सकते हैं। इसमें संवेदना होती है और चेतना भी आंशिक रूप से होती है, परंतु ये पूरी तरीके से विकसित रूप में नहीं होती है। तीसरा आता है प्राणी जगत यानी ऑर्गेनिक्स। ये प्राणियों का जगत है। इसमें पशु से लेकर हम मानव जगत तक को शामिल कर सकते हैं। इसमें पशु जगत में संवेदना होती है ना, लेकिन उतनी चेतना नहीं होती, चेतना का स्तर उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन मानव जगत जो है वो अपनी उच्चतम चेतना तक जागृत होता है। तो यहाँ पर मानव जगत जो है वो प्रकृति का क्या हुआ? पूर्ण विकास हुआ। हमने जाना कि अपने निम्नतम स्तर पर पक्ष से प्रारंभ करके यात्रा हम समन्वय तक पहुंचते हैं, उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं और विकास के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करते हैं। और ये किस आधार पर होता है? पक्ष होता है, ये अंतर विरोध के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करते हैं। निषेध की उत्पत्ति होने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। पक्ष तो अपने आप में आधार रहता है। जब उसका निषेध आता है, प्रतिपक्ष आता है, तो गति तीव्र होती है। और जब मंडन और खंडन प्रारंभ होता है तो समन्वय के रूप में हम विकास की सीमा को प्राप्त करते हैं। अब हम उनके दर्शन के जो तृतीय खंड है उस पर आते हैं। ये है फिलॉसफी ऑफ स्पिरिट यानी कि आत्मा का विज्ञान। इसको हम कह सकते हैं कि ये समन्वय है। इसमें हमने देखा कि पहले अमूर्त विज्ञान जिसको हमने पक्ष कहा था और मूर्त विज्ञान जिसको कि हमने प्रतिपक्ष कहा था। अब ये समन्वय है जिसको कि हम आत्मविज्ञान कहेंगे। संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि जो अमूर्त विज्ञान है वो विज्ञान का एक निरपेक्ष, शुद्ध और आत्मगत स्वरूप है और जो मूर्त विज्ञान है वो विज्ञान का बाह्य और एक विषयगत रूप है।
तर्कशास्त्र में हेगल ने इस निरपेक्ष विज्ञान का बहुत अच्छे से वर्णन भी किया है। ये जो शुद्ध विज्ञान है, जो विषय जगत के पूर्व है, ये सभी विषय की एक ऐसी अवस्था है जो कि अभिव्यक्त नहीं होती, जो कि अंदर समाहित है, अभी वो अभिव्यक्त नहीं हुई है। जब प्रकृति के रूप में ये व्यक्त हो जाती है और ये जब विषय बन जाती है, जब ये बाह्य रूप से प्रस्तुत हो जाती है, तब हम इसको देखते हैं कि यह प्रतिपक्ष के रूप में आ गई है। आत्म जगत में विज्ञान दोबारा अपने चित्त रूप में चला जाता है और विज्ञान की जो मूर्त और अमूर्त दोनों अवस्थाएं हैं, इनका सम्मिश्रण हो जाता है। यानी इसमें दोनों ही अवस्थाएं आपस में मिल जाती हैं और ये विज्ञान की जो मूर्त और अमूर्त दोनों अवस्थाएं हैं, इनका सम्मिश्रण है। यही क्या है? विषयी जगत, आत्मगत जगत, आत्म जगत। विषय और विज्ञान दोनों का अंश इसमें विद्यमान रहता है और हेगल के अनुसार यही मानव जगत है। हमारे अंदर इन दोनों की पक्ष प्रतिपक्ष की संभावनाओं के साथ समन्वय के उच्चतम विकास का उदाहरण दिखता है। यानी मानव जगत के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्रकृति का जो निम्न स्तर है, जो पक्ष है, जो जड़ तत्व है, उसके साथ साथ प्रतिपक्ष एक समन्वयात्मक रूप में शामिल होकर चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचकर मानव जगत के स्वरूप में हमको दिखाई देता है। मानव जो है वो मूर्त और अमूर्त दोनों विज्ञान का समन्वय है। यानी विषयी और विषय, इन दोनों का समन्वय कौन है? मानव जगत। जहां पर शुद्ध विज्ञान और या निरपेक्ष विज्ञान को हम शामिल कर सकते हैं। इस तरफ हम ये देखते हैं कि जो पशु जगत है, आपने देखा होगा कि पाश्विक कहा भी जाता है, मनुष्य एक पशु है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य एक पशु है, बल्कि हम उस उच्चतम विकास की प्रक्रिया से गुजर कर, उस पक्ष प्रतिपक्ष से गुजर कर समन्वयात्मक सिंथेसिस रूप में अपना विकास मानवीय जगत के रूप में एक चेतना को, परम चेतना को, आत्मविज्ञान को प्राप्त करते हैं। मानव में इन दोनों का समन्वय समाहित है और इस प्रकार ये प्रकृति का उच्चतम स्वरूप होता है, जिसमें अपनी जो पूर्ववर्ती दशाएं हैं वो अभी छुपी रहती हैं, लेकिन हमको नजर क्या आता है, या कह सकते हैं लुप्त हो जाती हैं। हमको नजर आता है एक चेतना का अच्छा स्वरूप। अब वस्तु जगत में विज्ञान अपने शुद्ध चेतन रूप को छोड़कर अचेतन में चेंज हो जाता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है और मानव के रूप में क्या करता है, वो अपने चेतन रूप को प्राप्त कर लेता है। यानी विषय में, रूप में विज्ञान जो था वो उसका बंदी था, उसका गुलाम था। लेकिन विषय जगत में क्या हुआ कि विज्ञान विकास की अवस्था बन गया। इस प्रकार मानव का जो विकास है वो अपनी संपूर्ण विकास की बिल्कुल परमावस्था है। तो प्रकृति के विकास के जो विभिन्न चरण हैं, उन विभिन्न चरणों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आत्म जगत है वो अपने उच्चतर या उच्च से प्रारंभ करके उच्चतर तक आकर और एक उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इन्हीं अवस्थाओं का वर्णन हेगल ने अपने आत्म जगत के दर्शन में किया है और उन्होंने इसको भी त्रिक रूप में माना है। इसमें भी उन्होंने पक्ष प्रतिपक्ष और समन्वय के रूप में इसकी व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि जो विषयी है वो विज्ञान, विषयी विज्ञान जो है वो पक्ष है, यानी जो सब्जेक्टिव स्पिरिट है वो हमारा पक्ष है, थीसिस है, और जो विषय विज्ञान है वो हमारा ऑब्जेक्टिव स्पिरिट है, यानी प्रतिपक्ष है। और साथ में जो निरपेक्ष विज्ञान है, जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है, वही हमारा समन्वय है। आपको ये समझ में आया होगा। इसको अपन और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। विषयी विज्ञान से क्या मतलब है हेगल का? विषयी विज्ञान यानी कि सब्जेक्टिव स्पिरिट, ये आत्म विकास का पहला रूप है, लेकिन इसका रूप को हम क्या कहेंगे? पक्ष रूप कहेंगे, थीसिस। ये जीवनिष्ठ रूप है। इसमें जो जीव का रूप होता है ये विज्ञान होता है, ये व्यक्तिगत होता है, और जो चेतना होती है ये आत्मनिष्ठ होती है। इसमें संवेदन, तर्क, कल्पना, स्मृति, इस प्रकार के सारे स्वरूप इसमें शामिल होते हैं। और आत्मनिष्ठ रूप में ये जो चेतना होती है इसके सिर्फ दो काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? विषयी विज्ञान के रूप में क्या काम होता है? ज्ञान और संकल्प, यानी इंद्रिय जो है वो संवेदन, तर्क के रूप में संवेदन के द्वारा सभी ज्ञान का रूप प्रस्तुत करती है,
और संकल्प के रूप में जीव का जो ज्ञाता है वो उसको उसका भोग करता है, उसका उपयोग करता है। दूसरा है विषय विज्ञान, ऑब्जेक्टिव स्पिरिट। ये आत्मविज्ञान का दूसरा रूप है। इसमें जो जीव होता है वो आत्मगत चैतन्य या जो बाह्य संस्थाएं हैं उनका विषय होता है, जैसे कि राज्य है, कानून है, नैतिकता है। इस प्रकार की चीजें ये आत्मगत चैतन्य के एक बाह्य रूप में प्रस्तुत होते हैं, ये एक संस्थागत रूप होते हैं, है ना। ये जो विषय विज्ञान है ये एक संस्थागत रूप धारण कर लेते हैं। इसका संक्षेप में हम कहें तो समझ सकते हैं कि जो राज्य है, नैतिकताएं हैं, संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति के आत्मनिष्ठ चैतन्य के एक संस्थागत रूप है। जो व्यक्ति का एक आत्मनिष्ठ चैतन्य भाव होता है उसका एक ये सामाजिक स्वरूप है। जब ये संस्थाएं जड़ जगत के समान व्यक्ति से भिन्न है और दूसरी तरफ ये आत्म जगत की तरह एक बाह्य विषयगत रूप में प्रगति भी कर रही हैं। सभी संस्थाएं जड़वत हैं, लेकिन इनके अंदर जो चेतना है, वो जो विकास की संभावना, जो संस्थागत रूप है, जो नैतिकता या कानून के रूप में जो चैतन्य स्वरूप बाह्य रूप में दिखाई देता है, वही आत्मजगत के विकसित रूप का एक बाह्य रूप है, एक विषयगत रूप है। सभी संस्थाओं में व्यक्ति की चेतना ही हमको दिखाई पड़ती है। मतलब जो भी संस्थाएं बनी हुई हैं उनमें हमें व्यक्ति की जो सर्वोच्च चेतना है उसकी प्रतिध्वनि ही दिखाई देती है। और जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना विकास करती जाती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि परिवार में, समाज में, राज्य में, देश में, संसार में, परिवेश में हर प्रकार की संभावनाएं अपने उच्चतम स्तर पर विकास की प्रक्रिया में आगे आगे परिवर्तित होती जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, हेगल ने कहा कि ये जो संस्था है ये आत्मविकास का स्तर ही मानना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि तीसरा स्तर आता है निरपेक्ष विज्ञान, यानी एब्सोल्यूट स्पिरिट। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो एब्सोल्यूट स्पिरिट है, जो निरपेक्ष विज्ञान है, ये वास्तव में समन्वय है। ये हमारी जो चित्त शक्ति है, ये जो हमारी चेतना शक्ति है, इसका ये संपूर्ण रूप है, ये इसका विकसित रूप है। और जब हम चेतना का पूरी तरीके से अभिव्यक्त करते हैं, जब हमारी चेतना में तार्किक प्रक्रियाएं, और यही परम तत्व है। इस परम तत्व के विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते और ये एक शुद्ध सत्ता है, इसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि बुद्धि से संभव हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्मेनिडाइज थे, उन्होंने सबसे पहले सत्य और असत्य इस प्रकार इंद्रिय और बुद्धि में भेद किया था, है ना। सत्य का ज्ञान इंद्रियों से संभव नहीं है और इस प्रकार इन्होंने इलियाई मत में जो सत्य था इसको परम तत्व मान लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम हेगल को देखते हैं तो हेगल ने का जो विचार है वो विषय वस्तु नहीं बल्कि वो विचार है, और जिसका विचार आगे चलकर हम देखेंगे कि विचार और सत्ता का उन्होंने तादात्म्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यानी विचार, उसका जो प्रत्यय है, और सत्ता, इन दोनों में एक तादात्म्य संबंध स्थापित कर दिया है। और उन्होंने कहा भी है कि सत्ता ही विचार है और विचार ही सत्ता है। इस प्रकार हेगल के जो प्रसिद्ध सिद्धांत है उसका जो बीज रूप है वो हम कहाँ देखते हैं, पार्मेनाइडीज के जो दर्शन है उसमें हम पूर्णतः देखते हैं। यानी इनके दर्शन में इलियाई मत को भी स्पष्ट रूप में हम सत्ता के विचार के रूप में पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हेगल और प्लेटो में क्या समानता है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो सत्य और असत का और इंद्रिय और बुद्धि का स्पष्ट भेद था वो सबसे पहले किसने किया था, प्लेटो ने किया था। और प्लेटो ने ही कहा था कि विज्ञान और वस्तु में भेद होता है। उन्होंने ये भी कहा था कि विज्ञान जो है वो सत्य होता है और जो वस्तु है वो असत होती है। जो इंद्रिय जगत का पदार्थ है ये विज्ञान अतीन्द्रिय जगत के विषय है। जो वस्तु है, जो वस्तु ये है, ये इंद्रिय जगत का है, और जो विज्ञान है वो अतीन्द्रिय जगत का है। इन्होंने सबसे पहले विज्ञान को कहा था कि विज्ञान तो सामान्य है और वस्तु विशेष है। विज्ञान को नित्य, निराकार और निर्विकार इन्होंने कहा था। वस्तु और विज्ञान के समान प्लेटो ने क्या कहा था कि इंद्रिय और बुद्धि में भी भेद है, और किसी भी वर्ग के जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनका सार, उनका जो सार होता है, उनका जो जस्ट होता है वो उस वर्ग का विज्ञान है।
जैसे हमने कहा, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि सुंदर फूल, सुंदर स्त्री, सुंदर वस्तु। तो यहाँ पर अगर हम सत्ता को हटा लें और सुंदर को, सौंदर्य को, हम, ये सौंदर्य क्या है? एक सार है। उन सभी सत्ता जो हम बोल रहे हैं उनका सार क्या है? सौंदर्य। तो सौंदर्य को अगर हम हटा लें तो ये क्या हो गया? सौंदर्य विज्ञान का निर्माण हो गया। यानी हमने वस्तु से सार को पृथक कर लिया। तो हेगल यहाँ पर प्लेटो के विज्ञानवाद से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उन्होंने विज्ञानवाद की स्थापना प्लेटो के जो सिद्धांत है उससे थोड़ा अलग हटकर की है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्लेटो का विज्ञानवाद पूर्ण नहीं है। इनका कहना था कि वस्तु सांसारिक है लेकिन विज्ञान पारमार्थिक है। अब इन्होंने कहा कि जो पहला है वो अंशवाद है। मतलब पहला जो प्लेटो ने वस्तु और विज्ञान के संबंध की जो व्याख्या की है उसमें प्लेटो ने दो सिद्धांतों को अपनाया था। पहला उन्होंने अपनाया था अंशवाद को, और दूसरा उन्होंने क्या अपनाया था? प्रतिबिंबवाद को। अंशवाद के अनुसार क्या कहा था कि जिसके अनुसार वस्तु विज्ञान जगत का अंश है, लेकिन इसमें दोष बहुत है। और यदि वस्तु विज्ञान का अंश है तो वस्तु और विज्ञान का जो भेद है वो तो समाप्त हो जाएगा। अगर हम इनके दूसरे सिद्धांत यानी प्रतिबिंबवाद को देखते हैं तो उसमें क्या है कि विज्ञान बिंब है और वस्तु प्रतिबिंब है। अगर हम देखें इंद्रिय जगत और विज्ञान जगत की प्रतिलिपि या प्रतिछाया मात्र है, तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि विज्ञान के अनुरूप जो जहाँ तक सत्य है वहाँ तक विज्ञान के अनुरूप असत भी है। यानी इस सिद्धांत को मान लेने पर वस्तु की हम सत्ता को ही समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये असत हो जाता है। इस प्रकार प्लेटो वस्तु और विज्ञान के संबंध की व्याख्या के लिए जिस भी प्रकार के रूपक का सहारा लेते हैं, लेकिन वो व्याख्या स्पष्ट नहीं कर पाते। और हेगल ने कहा कि प्लेटो के दर्शन का सबसे बड़ा गुण ये है कि प्लेटो सत्य को तो स्वीकार करते हैं, और यह सत्य शुद्ध सत्ता है जो कि विज्ञान है। और इस विज्ञान को हेगल ने आगे चलकर बुद्धिगम्य मान लिया है। और हेगल भी सिर्फ विज्ञान को ही मानते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि विज्ञान का दूसरा स्वरूप भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलियाई मत, प्लेटो का मत और अरस्तु के द्रव्य और स्वरूप का जो संबंध है वो भी हेगल के दर्शन में दिखाई देता है। उसके आधार पर जब इन्होंने अरस्तु के द्रव्य और स्वरूप के संबंध में इन्होंने कहा कि जैसे अरस्तु ने कहा था कि द्रव्य और स्वरूप दोनों अपृथक हैं, अर्थात दोनों मिले हुए हैं। विचार की दृष्टि से इनमें हम भेद कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से हम इनमें भेद नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें एक है और दूसरा नहीं है। यानी सब में एक डिपेंडेंसी है, सब में एक अन्योन्याश्रित संबंध है। द्रव्य अपने एक स्वरूप पर निर्भर होता है और स्वरूप है वो द्रव्य पर निर्भर होता है। जब हम कोई विचार करते हैं चिंतन की दृष्टि से तो हम उसमें भेद करते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई चीज गोल है, कोई चीज चौकोर है, तो यहाँ हमने व्यवहारिक जगत में एक एक अमूर्त, मतलब एक इमेजिनरी गोला एक कर लिया। हमने कहा कि कोई वृत्त है, तो हमारे इमेजिनेशन में वो वृत्त है। यानी जो वस्तु है उसको जब हम देखते हैं तब हम कहते हैं कि यही गोला वस्तु है या यही वर्गाकार वस्तु है। इस कारण अरस्तु ने द्रव्य और स्वरूप को सापेक्ष कह दिया है। यानी एक ही वस्तु एक दृष्टि से द्रव्य होती है और दूसरी दृष्टि से वो हमको स्वरूप के रूप में दिखाई देती है। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि स्वरूप सामान्य है और द्रव्य उनका विशेष होता है, लेकिन बिना विशेष का सामान्य नहीं तथा बिना सामान्य का विशेष नहीं। अरस्तु किसी भी बात को, जो संभावना है यानी पोटेंशियलिटी है और वास्तविकता है एक्चुअलिटी है, इसमें जो अरस्तु ने दिया है उस सिद्धांत से हेगल ने अपना एक अंतर्निहित सिद्धांत को उन्होंने शामिल किया। यानी अरस्तु ने जहाँ पर संभावना शब्द कहा था, पोटेंशियलिटी कहा था और वास्तविकता कहा था, एक्चुअलिटी कहा था, वहाँ हेगल ने क्या कर दिया है? अंतर्निहित, इम्प्लिसिट कर दिया है और एक्सप्लिसिट, बाह्य। संभावना को इन्होंने अंतर्निहित, जो विरोधी अंतर्निहित गुण हैं उनको आकारित उच्चतर अवस्था में ले जाकर विकास की प्रक्रिया संभव हो सकती है। अपन ने प्रारंभ में पढ़ा था। इसको उन्होंने, अरस्तु का जो संभावना था उसको उन्होंने शब्द क्या दिया? इम्प्लिसिट, अंतर्निहित। और जो वास्तविकता एक्चुअलिटी जो है सिद्धांत जो अरस्तु का, उसको इन्होंने कहा
कि एक्सप्लिसिट। तो अरस्तु के दर्शन में द्रव्य केवल शक्ति है, यानी पोटेंशियलिटी है, और स्वरूप वास्तविकता है, एक्चुअलिटी है, वस्तुओं का मूल कारण होने के लिए उसका अधिष्ठान है। लेकिन अधिष्ठान रूप में यह निर्गुण और निराकार है। इससे हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, कोई उसकी जातिगत स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। सभी वस्तुओं की शक्ति को हम एक संभावना में कर देते हैं। हेगल इस विरोध को, यहाँ पर अरस्तु के अनुसार ये संभावना और वास्तविकता का विरोध है। हेगल भी इस विरोध को स्वीकार करते हैं और ये बात कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु संभावना से ही अपने वास्तविकता की ओर अग्रसर होती है, लेकिन वो इम्प्लिसिट यानी अपने अंतर्निहित द्वंद्वों से पक्ष प्रतिपक्ष समन्वय के रूप की प्रक्रिया को पार करके अपने एक्चुअल यानी सिंथेसिस यानी समन्वयात्मक रूप में हमको दिखाई देती है। हमारे पास समय काफी कम है। हम इनके एक प्रमुख चीज को यहाँ पर अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है कि हेगल ने तर्कशास्त्र, प्रकृति विज्ञान और आत्मविज्ञान पर जो भी कहा था वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने जो परम तत्व है उनके विषय में कहा था कि परम तत्व सर्वोच्च तत्व है, इससे बड़ा कोई भी अन्य तत्व नहीं हो सकता, और इसकी सत्ता के लिए हमको हम नहीं है, मतलब इसकी सत्ता के लिए हमको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में सभी तत्वों का, सभी सत्ता का आधार है, यानी निरपेक्ष है, और निरपेक्ष होने के कारण ये परम तत्व स्वतंत्र है और अपनी सत्ता या अपने ज्ञान के लिए ये किसी अन्य पर आश्रित नहीं है, और चूंकि ये किसी और पर आश्रित नहीं है इसीलिए ये सबका आधार है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हेगल के अनुसार निरपेक्ष, स्वतंत्र या सबका आधार होने का मतलब क्या है? यानी परम तत्व भौतिक और अभौतिक दो प्रकार का हो सकता है। भौतिक परम तत्व ये भौतिक रूप में क्या है? अचेतन जड़ जगत है, और ये पक्ष के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भौतिक परम तत्व जो जड़ वस्तु के रूप में है जिसे हम पक्ष कहते हैं, और अभौतिक परम तत्व जो अजड़ है यानी जो चेतन है वो विचार या प्रत्यय रूप में हमें दिखाई देता है, जो निषेधात्मक यानी एंटीथेसिस है। वहां पर ये कहते हैं कि ये प्रत्यय ये प्रत्यय है, मतलब ये निरपेक्ष प्रत्ययवादी है, यही वास्तव में आत्म जगत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं परम तत्व के रूप में, जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष प्रत्ययवादी और एब्सोल्यूट आइडिया कहलाते हैं। प्रश्न अब यहाँ ये उठता है कि उनका जो तत्व है ये प्रत्यय रूप कैसे है, और ये प्रत्यय जो है वो निरपेक्ष कैसे हो गया? यहाँ पर हेगल का कहना है कि कोई भी वस्तु होती है उसका विश्लेषण हम दो तरीके से करते हैं। हम अभौतिक रूप से विचार करते हैं, जैसे हमने कहा कि मेज के बारे में हमने कोई विचार किया, तो मेज का अगर हमने विश्लेषण किया, मेज के बारे में सोचा या उसके बारे में बताया, तो हम क्या करेंगे? जो उसका सामान्य जाति है, जैसे वो कठोर है या उसमें एक ठोसपन है या उसका जो रंग है या उसके जो विशेष मेज के जो गुण होते हैं, उन गुणों का जो संघात होगा, मतलब जो एक कलेक्टिविटी होगी विचारों की, उसके गुणों की, उसके आधार पर ही हम कहेंगे। तो ये जो विचारों का संघात है ये क्या है? ये प्रत्यय है, और पदार्थ जो है वो प्रत्यय के रूप में है, और ये प्रत्यय जो है वो यूनिवर्सल है, यानी ये सामान्य है, क्योंकि भूरापन और काठपन या ठोसपन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेज में ही होता है। बहुत सारी चीजें कठोर होती हैं, बहुत सारी चीजें ठोस होती हैं, तो ये एक सामान्य गुण है, और ये जो सामान्य चीजें हैं, ये सामान्य रूप है, ये वस्तु विचार का प्रत्यय रूप है, और सारा संसार जो है वो क्या है? एक प्रत्यात्मक है। इन प्रत्ययों में ही प्रथम आधार यानी प्रथम प्रत्यय होगा, वही परम प्रत्यय परम तत्व है। जो पहला मतलब जो प्रत्यय है वही हमारा परम प्रत्यय है। दूसरी ओर इन्होंने ये भी कहा कि जो सर्वोच्च प्रत्यय होगा वो हमारा परम प्रत्यय परम तत्व भी है। जैसे हम ये देखें कि सर्वोच्च प्रत्यय है, जैसे विज्ञान है, उसका एक शुद्ध अस्तित्व है, लेकिन इसका ज्ञान हमें कैसे हो रहा है? अमूर्तीकरण, एब्स्ट्रैक्शन है, उसके द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसे किसी मूर्त वस्तु को, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, और इसमें हम दोबारा मेज का उदाहरण ले लेते हैं कि मेज में हमने काठपन, भूरेपन, इन सभी गुणों को अगर हम निकाल देते हैं
और मेज को भी हम डालते हैं, उसको तोड़कर नष्ट कर देते हैं। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि मेज का अस्तित्व नष्ट हो गया? मेज का जो अस्तित्व है, जो हमें दिखाई दे रहा है बाह्य रूप में, वो नष्ट हुआ, लेकिन उसका जो भाव है वो तो नित्य भाव है। जो मेज का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, जैसे एक टेबल मैंने अगर तोड़ दिया, तो क्या इस तरीके से हम उस कॉन्सेप्ट को तोड़ सकते हैं? नहीं। उस मेज का कॉन्सेप्ट है, जो सामान्य है, वो भाव यहाँ पर नित्य तत्व है। अब ये जो शुद्ध भाव है, इसकी उपलब्धि हमें कैसे होती है? यानी प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि हम कैसे माने कि ये तो शुद्ध भाव है? कोई भी भाव है, उसका वो हम उसके अस्तित्व को नष्ट करने के बाद भी वो सार रूप में, प्रत्यय रूप में है, और वो वास्तव में है, इसको हम कैसे स्वीकार करें? तो हेगल के अनुसार प्रत्यय विज्ञान का ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, हम बुद्धि के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और शुद्ध विज्ञान और जो भाव है, ये क्या है? ये बुद्धि गम्य है। हमारे बुद्धि जो है वो इसका ज्ञान प्राप्त करती है और अमूर्तीकरण के द्वारा इसे उपलब्ध करती है, और तर्कशास्त्र यानी लॉजिक के आधार पर इसको सिद्ध कर देती है। जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, ये यथार्थ सत्ता जो है इनकी, वो भाव है। और ये जो भाव है, यही फर्स्ट कैटेगरी है, यही प्रथम तत्व है। इसी प्रथम तत्व से बाकी सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हो रही है। और यही जो शुद्ध भाव है, हेगल का जो सर्वोच्च सामान्य है, यानी जो हाईएस्ट यूनिवर्सल है, इसको ये कहते हैं कि इसी को हमको एक हाईएस्ट यूनिवर्सल रूप में मानना चाहिए। उनके अनुसार कोई भी वस्तु या पदार्थ सिर्फ सामान्य या जो प्रत्यय है, उनका सार है, उनका उनका समुदाय है। जैसे लाल रंग की मेज को अगर हम देखते हैं, तो उसका जो लालपन है वो एक समुदाय है, सामान्य का समुदाय। कई चीजें लाल हो सकती हैं, हम उन चीजों से लालपन को हटाकर उसको एक समुदाय, एक सामान्य की श्रेणी में, जाति की श्रेणी में लेकर आते हैं, जो कि एक प्रथम प्रत्यय है। और उसी प्रथम प्रत्यय के आधार पर हमारी और ज्ञान का विकास होता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र में उन्होंने क्या कहा था, इसको बहुत ही शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग डिटेल स्टडीज की कर चुके हैं। तर्कशास्त्र में परम तत्व के तार्किक स्वरूप को उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये परम तत्व निरपेक्ष रूप है, और ये निरपेक्ष रूप अमूर्त विज्ञान है, यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। और इसे हम विज्ञान प्योर रूप में, इसको हम कह सकते हैं कि प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। और हेगल तर्कशास्त्र के इसी परम तत्व को सिद्ध भी कर देते हैं तर्कशास्त्र के द्वारा। उनके अनुसार क्या है कि ये जो परम तत्व है, ये पूरी तरीके से बुद्धिगम्य है, ये पूर्णतः शुद्ध भाव है, ये पूरी तरीके से शुद्ध सत्ता है, और ये तर्कजन्य है। मतलब तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ एक विशेष बात आप देखिएगा कि इन्होंने कारण कार्य, मतलब इन्होंने कहा कि अगर हम कारण कार्य के करते हैं कि इसका कार्य, इसका ये कार्य है, इसका कारण कोई है, फिर इसका कोई कारण है, इस तरीके से एक अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि कि हर वस्तु का अगर कारण है, तो प्रारंभ जो सबसे जो कारण होगा, अंतिम जो कारण होगा, तो वो भी तो किसी का कारण होगा। इस प्रकार तो अनवस्था दोष हो जाएगा। यहाँ इन्होंने कहा कि यहाँ हम परम कारण, मतलब अकारण कहते हैं। जितने भी भौतिक तत्व हैं, उनका परम कारण है, और संपूर्ण संसार का स्वरूप भौतिक है। और ये जो विज्ञानवादी हैं, दार्शनिक, इन्होंने परम तत्व को प्रथम कारण, परम तत्व आधार, मतलब संपूर्ण कारण का आधार बता दिया है। और कारणवाद दर्शन शास्त्र का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था, इस सिद्धांत को मानने वाले दार्शनिकों का कहना था कि संपूर्ण विश्व जो है वो कारण और कार्य के नियम से ही बंधा है। विश्व में कोई भी घटना अकारण नहीं होती, हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम विश्लेषण करें तो हमें उन कारणों का पता भी चलता है, लेकिन सभी कारणों का पता लगाते लगाते हम किसी एक ऐसे अंतिम कारण पर पहुंचेंगे जिसको हमें परम कारण मानना ही होगा। यहाँ पर हेगल का कहना है कि कारण कार्य का नियम यथार्थ नहीं हो सकता, ये परम कारण का सिद्धांत भ्रांतिकारक है। यदि कारण का नियम सत्य होता तो हम इस नियम के आधार पर सबका कारण खोजते, लेकिन उसके बाद भी किसी एक स्थान पर रुकना हमारे लिए आवश्यक होता। तो क्या हम परम को किसी का कारण मानते, तो परम का भी कारण किसी को मानते? नहीं।
इस प्रकार वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कारणतावाद का जो सिद्धांत है वो दोष ग्रस्त है और इसमें परम तत्व की व्याख्या करना इसके जरिए संभव नहीं है और ना ही कारण कार्य की उत्पत्ति अ, हमको परम तत्व के विषय के में कोई उल्लेख कर सकती है। ये विश्व की व्याख्या तो कर सकती है, लेकिन ये परम तत्व के विषय में नहीं बता सकती। विश्व की व्याख्या तथा वस्तु विशेष की व्याख्या के लिए हमें तर्क की शरण लेनी पड़ेगी और तर्क दोनों की व्याख्या करने में समर्थ है। तर्क स्वयं अपना तर्क है और इसका स्वरूप भी निगमनात्मक है। इस प्रकार तार्किक प्रक्रिया को हेगल ने परम तत्व के सिद्धिकरण का आधार माना और कारणतावाद के अंतर्गत इन्होंने 3 दोष बताए। अनवस्था दोष, दूसरा किसी एक कारण को परम कारण मान लेने का दोष और तीसरा किसी किसी कारण विशेष से कार्य विशेष की उत्पत्ति को मान लेने का दोष। इस प्रकार इन्होंने कहा कि तर्क के आधार पर ही विश्व नियंत्रित होता है। सभी विश्व में सबकी व्याख्या तर्क के द्वारा ही संभव है और यहीं पर हम अपने इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पुनः एक बार आप अवलोकन कर लीजिएगा जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है। धन्यवाद।